गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम प्लेटो का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पूर्व में प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत एवं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया है। यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है, जो उसके जीवन का ध्येय था कि राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने का, उसके आधार न्याय का सिद्धांत है और उसके आधार स्तंभ है शिक्षा का सिद्धांत और साम्यवाद का सिद्धांत। आज हम क्लास में ये भी देखेंगे कि आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का स्थान क्या होता है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दार्शनिक राजा का सिद्धांत एवं प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत और आदर्श राज्य की स्थापना की ओर उसका कदम। प्लेटो कहता है या तो दार्शनिक राजा हो या राजा दार्शनिक हो। राजा सत्यम शिवम सुंदरम का रूप होगा और साथ ही में प्लेटो दार्शनिक शासक के 4 नियम भी बताता है। एक तरफ तो प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा अपने विवेक से कार्य करेगा, क्योंकि वो अत्यंत विवेकी और संयमी होगा, इसलिए उसके ऊपर को कानून का कोई शासन नहीं होगा, वो कानून से भी ऊपर होगा। दार्शनिक राजा सर्वोपरि होगा और कानून उसके अधीन होगा। साथ में हम देखते हैं कि वो उसके साथ 4 नियम भी बता देता है कि राज्य संपत्ति में समानता हो। दार्शनिक शासक का ये दायित्व है कि राज्य का आकार बहुत अधिक बड़ा न हो। वो ये भी ध्यान रखें कि राज्य में सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जिसको वो न्याय सिद्धांत भी कहता है। क्योंकि प्लेटो के न्याय का अर्थ है कि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करें। शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन न हो, ये भी वो चाहता है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था लंबी, दीर्घकालीन चलने वाली और खर्चीली है। इस तरह हम देखते हैं कि प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना में दार्शनिक राजा के महत्व को बताता है। साथ ही में कुछ विरोधाभासी बातें भी हमें प्रतीत होती हैं और इस आधार पर दार्शनिक राजा के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। राजा निरंकुश है क्योंकि वो कानून के अधीन नहीं है। विवेकाधिकार से यदि दार्शनिक राजा कार्य करता है और कानून सर्वोच्च नहीं है जिस राज्य में, तो वहाँ राजा निरंकुश हो सकता है। साथ ही में हम देखते हैं नागरिकों की स्वतंत्रता के भी अंत हो जाता है, क्योंकि कानून सर्वोपरि नहीं है। और ये एक तरह से हमें विरोधाभासी सिद्धांत भी प्रतीत होता है, क्योंकि दार्शनिक राजा का सिद्धांत जहाँ एक और वो कहता है कि दार्शनिक राजा विवेकी होगा और कानून का उस पर शासन नहीं होगा, वहीं वो एक तरफ दार्शनिक शासक के लिए कुछ नियम भी बता देता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत उसके लिए विरोधाभासी है। प्लेटो का साम्यवाद सिद्धांत यदि हम देखें तो वो 2 प्रकार के साम्यवाद की बात करता है, संपत्ति का साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद। संपत्ति के साम्यवाद में प्लेटो कहता है कि जो दार्शनिक शासक होगा, क्योंकि साम्यवाद का सिद्धांत वो संरक्षक वर्ग के लिए बताता है। आपको मालूम है, पूर्व में हमने बताया है कि राज्य में 3 वर्ग होंगे, ये प्लेटो ऐसा कहता है, जिसमें संरक्षक वर्ग है, उत्पादक वर्ग है। शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। संरक्षक वर्ग में शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों ही समाहित है। संपत्ति के साम्यवाद के लिए वो कहता है कि दार्शनिक शासकों को सार्वजनिक भोजनालय में भोजन करना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि निजी संपत्ति ही सभी बुराइयों की जड़ है। ऐसा सुनने में और देखने में अच्छा प्रतीत होता है। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए ये अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इसकी आलोचना की जाती है। बहुत तरह से हम देखते हैं इसकी आलोचना। हम देखते हैं कि यदि संपत्ति का मोह नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करना पसंद करेगा। व्यक्तिगत प्रगति के लिए ही व्यक्ति कार्य करता है, तो ये नैतिक आधार पर भी गलत है और मनोवैज्ञानिक आधार पर भी गलत है। एक जब स्त्रियों का साम्यवाद की बात करते हैं तो प्लेटो कहता है कि स्त्री और परिवार के मोह के कारण भी व्यक्ति भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाता है, इसलिए वो परिवार के साम्यवाद की बात करता है, जिसमें राज्य के हित हेतु ही परिवार को रखना चाहिए, अन्यथा वो परिवार का निषेध करता है। परिवार
को रखना चाहिए। इससे यहाँ तात्पर्य है कि परिवार का निषेध करता है, लेकिन समय समय पर राज्य हित के लिए, वंश बढ़ाने के लिए राज्य हित में वो स्त्रियों का संसर्ग कर सकता है। इन दोनों की ही आलोचना की जाती है, दोनों ही सिद्धांतों की, दोनों ही मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, जिसकी कि रिपब्लिक में वो चर्चा करता है, आदर्श राज्य में राजा के लिए वो बताता है कि राजा दार्शनिक होना चाहिए या दार्शनिक व्यक्ति ही राजा बनना चाहिए। आदर्श राज्य में कानून या विधि के शासन की आवश्यकता को भी वो उचित नहीं ठहराता, कानून के महत्व को नकारता है, क्योंकि राजा स्वयं विवेकी है और कानून से सर्वोच्च है। लेकिन हम यहाँ ये भी देखते हैं कि विधि के शासन की आवश्यकता उसके प्रारंभिक काल में वो नकारता है, लेकिन जीवन के अंतिम काल में वो लॉज नामक अपने ही ग्रंथ में कानून की महत्ता को स्वीकार करता है, जिसमें वो आदर्श राज्य की संकल्पना को प्रस्तावित करता है और कानून के शासन को स्थापित करता है, कानून की मान्यता को स्वीकार करता है, और वो जीवन के अंतिम पड़ाव में कानून को सर्वोपरि महत्व देता है। क्योंकि प्लेटो ने देखा था कि अपने स्वयं के जीवन काल में ही वो आदर्श राज्य की स्थापना को सही साबित नहीं कर पाया, वह आदर्श राज्य को सफल रूप में स्थापित नहीं कर पाया, इसलिए इसकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ऐसी कल्पना संभव नहीं है। प्लेटो स्वयं अपने जीवन में जब इसे लागू नहीं कर पाया, तो अन्य लोगों के लिए ये थोड़ा सा कठिन है। पूर्णतः आदर्श राज्य पृथ्वी पर कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस ओर प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं प्लेटो का आदर्श राज्य बहुत ही अच्छा दिखता है। उसके जीवन के अंतिम वर्षों में लिखी हुई लॉज नामक पुस्तक, जो उसके जीवन के पश्चात, समाप्ति के पश्चात प्रकाशित हुई है, उसमें वो खुद अपने मान्यता और सिद्धांतों से थोड़ा सा इतर हो जाता है और कानून के महत्व को स्वीकार करता है।